नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। हमारी आज की बहस है, इस देश का कानून सबको समान भाव से देखता है। कोई चोरी करे, डाका डाले, 420 करे या फिर मर्डर कर दे, कानून हम सबके लिए बराबर है, सजा भी सबके लिए बराबर है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पुरुष हो, महिला हो, सबके लिए एक जैसी सजा है। कानून में किसी को छोटे बड़े का, ऊंचे नीचे का डिस्काउंट नहीं मिलता। इंडियन पीनल कोड में जुर्म को लेकर जाति धर्म के सेक्शन ही नहीं बने हैं। लेकिन बड़ा अजीब है कि देश में कुछ लोग अतिक्रमण को जायज बताने लगते हैं, और वो नेता जिन पर संसद में बैठकर कानून बनाने का जिम्मा है, वो अपने वोट बैंक के लिए अवैध को भी वैध बनाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया, लेकिन इस पर नेताओं ने मजहबी जमीन तैयार करना शुरू किया। वैसा ही सीन बन रहा है जो आपको याद होगा करीब 3 साल पहले दिल्ली के शाहीन बाग में बना। महिलाएं और बच्चे मैदान में आ डटे। हैदराबाद से कश्मीर तक के नेता सपोर्ट कर रहे हैं। एंगल ये दिया जा रहा है क्योंकि अवैध जमीन पर ज्यादातर मुसलमान बसे हुए हैं, इसलिए घर तोड़े जा रहे हैं, इसलिए जमीन खाली कराई जा रही है। क्योंकि सीधा वोट का सवाल है तो लोकल पार्टियां भी पीछे क्यों रहती, वो भी मैदान में उतर गई हैं। फैक्ट ये है कि जो अवैध कब्जा खाली कराया जाना है उसमें कई मस्जिदों के साथ मंदिर भी हैं, एक बैंक, सरकारी दफ्तर और कई स्कूल भी हैं जिन पर किसी भी धर्म का ठप्पा नहीं है। लेकिन एक नेता के बयान सुनेंगे तो वो ऐसे हैं मानो देश का कानून ही एक धर्म के खिलाफ हो। दूसरी नेता तो कानून का उसका काम करने देने से रोकने के लिए पूरे विवाद को इजराइल फिलिस्तीन का रंग देने को भी ये नेता तैयार हैं, जबकि आदेश हाईकोर्ट का है जो कि सबके लिए मान्य है। और कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट भी किसी धर्म का नहीं बल्कि भारतीयों का है। बहस से पहले सारे बयानों पर जल्दी से नजर डालिए आप। हमने जो है रेलवे की जगह में कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया गया है। सरकारी आदेशों के मुताबिक सरकारी पट्टों के हिसाब से रह रहे हैं। मेरे हाथ में जो है पेपर हैं। हमारा यहाँ का 100 साल पुराना इतिहास है। हमारे दादा परदादा सब यहीं रहते थे। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है, और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि ये यहाँ इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है, और आने वाले कुछ समय में हम इनको वहाँ हटाएंगे। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एआईएमआईएम अभी असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना। एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी आपसे बस थोड़ी ही देर बाद जुड़ेंगे। हमारे साथ हाजिद खान हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है। आप सभी का बहुत बहुत। सुजाता पाल है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन पहला सवाल तो कलीमुल हफीज जी, अगर कोर्ट कोई फैसला सुनाए तो उसमें भी होगा हिंदू मुसलमान? कलीमुल हफीज, आपसे सवाल मेरा। कलीमुल हफीज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सिर्फ टीवी में आपको सुन पा रहा हूं। तो अगर मेरा सवाल आप टीवी पर सुन पाए, मेरा सवाल ये है, कोर्ट का फैसला है, उस फैसले का पालन कराने की बात कही जा रही है, तो इसमें मजहब क्यों ढूंढा जा रहा है? सोलह में भी आया था। तो 2016 में उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और उसने वहां से उसको रिलीफ लिया था, स्टे कराया था। लेकिन अब जो राज्य सरकार है
वो बाकायदा भेदभावपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उसको चैलेंज नहीं कर रही है। दूसरी बात ये कि जब प्रधानमंत्री के अंडर में ही आता है रेलवे विभाग भी, वो अपने रेलवे विभाग को कह सकते हैं कि जहां 50 से 1000 से 70,000 लोग विस्थापित होंगे, इतनी सर्दियों में इतने गरीब लोग कहां जाएंगे आखिर? ये भारतवासी हैं और इन्हीं प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा था कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे। तो यहाँ के ये क्या भारतवासी नहीं है? इनको पक्का मकान नहीं मिलना चाहिए? या ये जो 100 साल से भी ज्यादा से वहां रह रहे हैं, 1940 और 1937 से पहले के इनके डॉक्यूमेंट हैं, इनको आप अवैध बता के और इनको विस्थापित करके आप अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हो? आप एक वर्ग को परेशान करके आप खुश होना चाहते हो, या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को या आपका जो अपना वोटर है उसको आप ये दिखाना चाहते हो कि देखिए हम कितने जालिम हैं, हम कितना जुल्म ढा रहे हैं? वरना आप मुझे बताइए, जब दिल्ली में 40 लाख लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं और उनको आप अथराइज कर सकते हो, तो ये 50,000 60,000 भारतीय लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकते आप अथराइज? एक सेकंड, अब टू द पॉइंट बात करेंगे, एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। आप दो बातें कर रहे हैं सर। एक तरफ आपके पॉलिटिकल आरोप है, कलीमुल हफीज जी, कैन यू हियर मी नाउ? कलीमुल हफीज जी सुनिए मेरी बात सर। एक तरफ आप ये कह रहे हैं अवैध है सर, सुन लीजिए मेरी बात प्लीज, हम बात करेंगे, वाद विवाद करेंगे तो बेहतर होगा। जी एक तरफ तो आपके पॉलिटिकल आरोप है सर, और दूसरी बात आप ये भी कहते हैं अवैध है। भैया आप जब मान ही रहे हैं अवैध है, तो फिर उसमें पॉलिटिकल मंशा क्यों ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जहां तक अगर हम टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो वो बिल्कुल वैध है। उनके पास हाउस टैक्स है, उनके पास लीज है, उनके पास, बट ये सब टेक्निकल चीजें हैं। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, चूंकि इसमें रेलवे भी आ जाती है, हाई कोर्ट भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है और कई राजनीति भी आती है। लेकिन मैं इन सबसे ऊपर मानवीय आधार पर यह बात कर रहा हूं कि भारतवासियों को जिस सरकार ने 2022 तक पक्के मकान देने का वादा किया था, वो सरकार इतनी निर्मम कैसे हो गई कि वो बसाए भारतीयों को उजाड़ना चाहती है? ये एक ठीक है, जवाब लीजिए डॉक्टर अजय आलोक। इन्होंने दो बातें कही, एक तो इन्होंने कहा इतनी सर्दी में कहां जाएंगे, दूसरा इन्होंने कहा जो पिछली सरकार थी उसने चैलेंज किया था, मौजूदा सरकार ने चैलेंज नहीं किया, और तीसरा इन्होंने पॉलिटिकल आरोप लगाया कि एक वर्ग विशेष को, जो कि असदुद्दीन ओवैसी बार बार कह रहे हैं, एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। देखिए न, पहला इसमें वर्ग विशेष या धर्म विशेष की कोई बात ही नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि अभी जनवरी का महीना है और स्वाभाविक है कि अगर एनक्रोच ज़मीन भी है तब भी ठंड हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा पड़ती है। अचानक परिवारों को एक सप्ताह का नोटिस देके निकालना, थोड़ा मानवीय एंगल देखना चाहिए और समय एक्सटेंड करना चाहिए। देखिए, ये तो तय है कि हल्द्वानी का एनक्रोचमेंट का इतिहास बहुत पुराना रहा है। अदिति जी, अब 1992 में जाएंगी तो 1992 में वहाँ के कलेक्टर होते थे सूर्य नारायण सिंह। उन्होंने लिखा था, बताया था, बाकायदा गवर्नमेंट एफिडेविट में नोट करके कोर्ट में जमा किया था उस समय, कि हल्द्वानी का एक भी एरिया ऐसा नहीं है, चाहे वो रेलवे के बगल वाला एरिया हो, चाहे जंगल का जमीन हो, चाहे तराई की जमीन हो, जिसमें अतिक्रमण नहीं हुआ है। और ये अतिक्रमण हटाना जरूरी है। तत्कालीन कोर्ट के ऑर्डर से उस वक्त सूर्य नारायण सिंह ने अतिक्रमण को लगभग 40% मुक्त करवाया था। तब उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उनका तबादला कर दिया, जिसके कारण 3 दिन तक हल्द्वानी में विरोध स्वरूप वहां पे हंगामा बरसते रहा। ये इतिहास है हल्द्वानी का अतिक्रमण का। अतिक्रमण कहीं भी हो, इसको टॉलरेट नहीं कर सकते आज की तारीख में। मैंने पहली लाइन में कहा कि जनवरी का महीना है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो एक मानवीय आधार पर उनको 1 महीने 1.5 महीने की मोहलत दी जा सकती है, लेकिन अतिक्रमण को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। रेलवे की जमीन अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में आती है, दे देनी चाहिए। क्या भाई साहब को पता है पूरे हिंदुस्तान में 4367 जमीन रेलवे के खंड पे अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 50 लाख करोड़ की है। क्या भारत की संपदा को लौटा दें? इसमें कौन लीगल रेसिडेंट है, कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। हमारे करप्ट सिस्टम के कारण, मैं साफ कह रहा हूं, आज जो वहां पे हाउस टैक्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बना दिए गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पे काम करने लगी, वार्ड बना दिया गया, ये हमारे करप्ट म्युनिसिपैलिटी का तरीका है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये लिखा है
कि करप्ट सिस्टम जो इतने दिन से चला आ रहा है उसको सदैव के लिए नहीं चलने दिया जा सकता, इसीलिए यह अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है और इमीडिएटली अगर जरूरत हो तो स्थानीय प्रशासन नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लाके हटाया जाए। बिल्कुल, ये कोर्ट ने कहा। लेकिन अभी एक और लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है, कितनी ही इलीगल कॉलोनीज को ऑथोराइज किया गया है, इस देश में ही किया गया है, कैपिटल तक में किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? फिर बिल्कुल किया गया, इलीगल कॉलोनी को ऑथराइज किया गया अपने वोट बैंक के लिए, इलीगल कॉलोनीज को रेजिडेंट्स को वोटर आईडी कार्ड बना के दे दिया गया अपने वोट बैंक के लिए। तो मैं इस देश की जनता से पूछता हूं, क्या यह सही है? कोई एक गलत काम करने के उसकी पुनरावृत्ति करना क्या सही होती है? ठीक है, इस पे जवाब लीजिए आप। डॉक्टर अजीज खान ये कह रहे हैं जिन्हें लीगलाइज कर दिया गया इलीगल कॉलोनीज को वो गलत था, और किसी गलत काम की पुनरावृत्ति को क्या सही ठहराया जा सकता है? देखिए, 2-3 बातें हैं अदिति जी। अभी अजय आलोक को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, विद्वान शख्स हैं, इनको शायद ये पता होना चाहिए और मुझे लग रहा है कि ये बात भी रखना चाहिए कि कई पीढ़ियों से लोग वहां रह रहे हैं, एक लंबे वक्त से रह रहे हैं, लोगों के कागजात हैं, जमीनों के कागजात हैं, नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं, बिजली के कनेक्शंस हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं। आखिर ये कैसे बन गए? क्या ये इलीगल जमीन पे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। और अगर ये इलीगल जमीन पे बने तो सरकारी जो संस्थाएं बनी वो क्यों बनी, ये सवाल, इस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? और अगर बनी तो इसको पहले बनने क्यों दिया गया? और अगर बन गई तो आज 100 साल बाद, 80 साल बाद, 70 साल बाद जो लोग हैं वहां पे उनको आप हटा देंगे? एक तरफ तो आप नारा दे रहे हैं कि साहब 2022 तक सभी लोगों को हम पक्का मकान देंगे, दूसरी तरफ जो बसे बसाए लोग हैं उनका आप घर उजाड़ रहे हैं। ये वाकई में दुखद है, ये सरकार की मानसिकता है। अगर सरकार वाकई में गंभीर होती तो आज जिस तरीके से बसे बसाए घर को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी पैरवी गंभीरता से करती कोर्ट में। सरकार नहीं चाहती, सरकार तो अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है और वो चाहती है कि हम कहीं ना कहीं जुल्म और जास्ती एक पर्टिकुलर कौम पर करके हमें साबित कर दें कि हम किसी खास कौम के हम रहबर हैं। ये कहीं ना कहीं शो करना चाहती है। अदरवाइज आज आप बताइए, बसा बसाया कॉलोनी है, कोई 2-4 साल से नहीं है, कह रहे हैं अनऑथराइज है। साहब अनऑथराइज कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल्स बने हैं, टैक्स आप ले रहे हैं, नगर निगम की चीजें वहां नगर निगम फैसिलिटी दे रहा है, सड़कें आपने बनाई जो बातें आप उठा रहे हैं सर। फोन कट गया आपका। नहीं अजीज खान साहब, तो क्या कोर्ट नहीं समझ पाया? और जो भी उस दायरे में आएगा ध्वस्त किया जाएगा, तो कोर्ट को नहीं समझ आया ये? हाँ, एक सेकेंड अजय आलोक जी, मैं दूंगी आपको फ्लो, एक सेकेंड। अजय आलोक जी जल्दी से आपका काउंट है, उसके बाद मैं वीरेंद्र बिष्ट का कमेंट लूंगी, जल्दी से सर। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि ये इस पूरी जमीन जो है गफूर बस्ती की अगल बगल में, इसको नजल की जमीन कहते थे। नजल की जमीन का मालिकाना हक कभी नहीं दिया गया था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1907 के हिसाब से नजल की जमीन को सिर्फ मेंटेनेंस के लिए दिया गया था, जिसको लोगों ने अपना पहले कार्य क्षेत्र बनाया, फिर अपनी रहन का क्षेत्र बना दिया। और उन्हीं चंद लोगों के एक सिंडिकेट ने इसको लीज पे देना शुरू कर दिया, जो कि एब्सोल्युटली इनवैलिड लीज है, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक सेट को दी थी ये जमीन रख रखाव के लिए। इसी पे कोर्ट ने टोटल इलीगल जमीन इसको ऑक्यूपेंसी कहा है और ये रेलवे की लैंड घोषित किया है। पूरा पहले स्टडी कर लें अजीज खान, उसके बाद बोलें तो जब बेहतर होगा। न्यायालय के किसी निर्णय पर सीधे ऐसे प्रश्न उठाना सही नहीं है। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूं, जनवरी का महीना है, मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं, सरकार अपील करे कि 1 महीने का समय और दिया जाए इन लोग को। सर सुनिए मेरी बात, हम न्यायालय पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, हम सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने जनता के हित में जनता की पैरवी क्यों नहीं किया? चलिए जनता से सवाल का जवाब लीजिए। अब जनता के हित में सरकार ने पैरवी क्यों नहीं की, इस पे सरकार से जवाब लीजिए। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ है। वीरेंद्र बिष्ट जी ये कह रहे हैं, अभी ये बात तो अजय आलोक जी ने भी कही कि मानवीय आधार पर इन्हें टाइम मिलना चाहिए, इतना सर्दी का वक्त है, आप कैसे लोगों को घर से बेदखल कर देंगे? देखिए, काफी लंबे समय से यह विषय चल रहा है और माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का पालन करने का काम प्रदेश सरकार का रहता है। और अपनी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी यही कहा है कि जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा
उसको हम सबको देखना है और उसको निर्णय के अनुसार काम करना है। अभी 5 जनवरी की भी तारीख है, माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला अभी होना है, उस पर तारीख है, क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है। जहाँ तक विषय है, इसके पीछे जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी आज घड़ियाली आंसू बहा रही है, ये इसकी जननी कांग्रेस पार्टी है। वहाँ जब नगर पालिका नगर पंचायत होती थी तो वहाँ पर लोगों को अनाधिकृत तरीके से बसाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इनकी राजनीति करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हरीश रावत जी जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इंदिरा हृदय जी वहाँ से एक छत्र नेता रही, लीडर ऑफ अपोजिशन रही, मंत्री रही, उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी वो बहुत ताकतशाली मंत्री थी। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी आज स्वर्गीय हो गए हैं, वो भी उसी क्षेत्र से आते थे। तब इन लोगों ने क्यों नहीं इन लोगों की इमदाद करी, क्यों नहीं इनकी पैरवी करी, क्यों नहीं इनको विस्थापन की कार्रवाई इनसे करी और क्यों नहीं इनको इनके हालात पर क्यों छोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, जवाब ले लीजिए। आज तो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया है, हाईकोर्ट के निर्णय पर हमको आगे बढ़ना है और हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं 5 जनवरी के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है और जो भी फैसला होगा उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। ठीक है, सुजाता पॉल से जवाब ले लीजिए, आप जो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। जी देखिए, वीरेंद्र बिष्ट जी जो बातें कह रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पैरवी ठीक प्रकार से इस सरकार ने नहीं करी। ये पहली ऐसी सरकार होगी भारत देश में जो अपने लोगों को सड़कों पर ला रही है और फिर भी उनके लिए कार्य करने को तैयार नहीं है, उनकी पैरवी करने को तैयार नहीं है। कोई भी कानून अदिति जी सरकार जो है वो बनाती जरूर है, मगर जनता के लिए बनाती है और हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, कल्याणकारी राज्य है। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो 1816 की हिस्ट्री भी बता देती हूँ मान्यवर आपको, अगर आपको याद करा दूं तो सिगौली संधि के समय इसे खरीदा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाली शासक से। रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोली। तो अगर हम तब की बात करना शुरू कर जाए तो बहुत पीछे तक जा सकती हूँ मैं, पूरी हिस्ट्री जानती हूँ मैं। लेकिन आज ये बताइए मुझे कि वहां पर अगर पूरी हिस्ट्री जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई इनकी रजिस्ट्री थोड़ी करी इनके नाम पे, कोई दाखिल खारिज थोड़ी चलाया इनके नाम पर। आप लोगों ने जबरदस्ती इनको बसाने का काम किया है, जबरदस्ती इनको अतिक्रमण खड़े होकर कराया है, एक वोट बैंक के रूप में आपने इनको इस्तेमाल किया है। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आपकी पार्टी के लोग और आज उनको बेघर कर दिया, आज उनको सड़क पर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है मैडम, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। कभी आप लोगों ने इनकी लड़ाई को सही ढंग से लड़ा नहीं है, इनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है आपने। एक स्कूल बना हुआ है, कम्युनिटी सेंटर है, और जो आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि उसमें भाजपा है, तो भाजपा चला रही है। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। आप लोगों ने इलीगल बनाने का काम किया, जब आप लोगों को मालूम था कि ये लैंड जो है लीगल नहीं है, यहाँ पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, तो आपके नेताओं ने इसको खड़े होकर। मुझे वक्त ज़ाया करना नहीं है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर ले लेती हूँ। हाजिक खान, ये वोट बैंक की लड़ाई है, ये वैध अवैध की लड़ाई है, ये हक और हट की लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई है? देखिए मैडम, बात यह है कि ये हिंदुस्तान है और हमारी हिंदुस्तान की, आप हम सब हिंदुस्तानी और हिंदू खासकर हमारे भारत को भारत माँ कहते हैं। और इस भारत माँ का अगर एक अंग तोड़कर, एक भारत माँ की आधे जिस्म को डैमेज कर कर अगर हिंदुस्तान में सरकार चलाई जाएगी तो यकीनन ये मुल्क की नुकसान होगा। मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में जो 100 साल पुरानी बसावट है, वहाँ लोग बसे हुए हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से लेके, कोई 50 साल से है, कोई 70 साल से है, कोई 100 साल से है। तो ये जो बसे हुए लोग थे ये तो अनऑथराइज बच गए, लेकिन सरकारों ने वहाँ जो कम्युनिटी सेंटर बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, वो तो सरकारों ने बनाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली में 4400 कॉलोनियाँ अनऑथराइज थी, 4400, जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इस देश के नागरिकों से और देश के लोगों से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने उन कॉलोनियों को ऑथराइज किया और भारत के लोगों को मकान दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2025 तक हर हिंदुस्तानियों को पक्का मकान दिया जाएगा। तो हमारे देश के हम प्रधानमंत्री से और उत्तराखंड की सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि एक घर बनाने में सारी ज़िंदगी लग जाती है,
लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में आप और इन्हें शर्म नहीं आती लोगों का घर गिराने में। आप नहीं सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप अवैध कॉलोनियों के मैडम एक मिनट सुन लीजिए। नहीं सर, टू द पॉइंट बात कीजिए ना मुझसे। मैं डिबेट पैनलिस्ट के लिए नहीं, मैं जनता के लिए करती हूँ सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं, सीधा बोलिए सर। उन लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया जाए जो अपने मकानों में रह रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत, कहाँ का कानून है? ये आप बड़ी इस्राएली पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना कि आप हिंदुस्तानियों को नुकसान एक सेकेंड, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना। एक सेकेंड, हाजिर खान जी, आपको इजराइल याद आ गया? किसी को पाकिस्तान याद आ जाता है? अरे इजराइल का क्या काम है यहाँ पर? मानवता के खिलाफ जो करेंगे उनको कहा जाए। तो आपको इजराइल है यहाँ पर? अरे भाई नहीं, आप मुझे बस इतना बता दें, अगर कोर्ट का कोई फैसला है, सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर कोर्ट का कोई फैसला है, उसका पालन कराया जाना चाहिए कि नहीं कराया जाना चाहिए? आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर। फैसले पे कुछ नहीं कह रहे हम। आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सब कुछ कह रहे हैं ना सर। हम ये कह रहे हैं, आप सब यहाँ पर ये कह रहे हैं हम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? नहीं, ये वैध था सर, तो कोर्ट के फैसले के आधार पर ये एक्शन है ना सर। कि 12 साल जिसका। चलिए जवाब लीजिए संगीत रागी, ये वोट बैंक की लड़ाई है। देखिए बहुत साफ मामला, बहुत साफ है। ये जमीन रेलवे की थी, वहाँ पर अवैध कॉलोनी बसाई गई। 100 साल में से वहाँ पर है या 150 साल से है, मामला ये नहीं। मामला ये है कि ये ज़मीन किसकी थी। ये ज़मीन जो है वो रेलवे की थी और जिस पर एक अवैध कॉलोनी बसाई गई, उसी पर बाद में एमिनिटीज़ वगैरह डेवलप कर दिया गया। अब जाकर के रेलवे ने उस पर अपना ऑक्यूपेशन मांगा है और वो कोर्ट में गई है। कोर्ट ने कहा कि हाँ ये आपका मामला बनता है और ये कोर्ट ने कहा कि ये ज़मीन रेलवे की है। अब रेलवे अवैध बनाया गया है, इसलिए उसको डिमोलिशन के लिए, उसको हटाने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश है। अब जरा नैरेटिव देखिए कैसे बनाया जा रहा है। एक भाई साहब आते हैं और टेलीविज़न पर कहते हैं कि ये इजराइल का मामला जैसा दिख रहा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है वो चूंकि मुस्लिम बहुलता उसमें है, उसमें हिंदू भी हट रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वहाँ मुस्लिम ही हैं। तो जो लोग हटाया जा रहे हैं वो पैलेस्तीनी हैं, वो बाहरी हैं जिनको हटाया जा रहा है। या तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम वहाँ कर रहे हैं वो बाहरी हैं। इजराइल के अंदर पैलेस्तीन और इजराइल का संवाद तो इसी प्रकार का होता है साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आकर के कह रहे हैं कि चूंकि वहाँ पर इतने दिनों से रहा है। मैं एक सवाल करता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे जाकर के कल अतिक्रमण करके और बैठ जाता हूं, या हाई कोर्ट की जमीन के आगे आकर के बैठ जाता हूं, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, चूंकि मेरे पास घर नहीं है, चूंकि मेरे पास रहने के लिए साधन नहीं है और मैं वहीं पर अपनी झोपड़ी लगा करके, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे बर्दाश्त करेगा? दिल्ली के अंदर ऐसी हजारों कॉलोनियां होंगी जिसके अतिक्रमण में है। अब कल आप ये नहीं सवाल उठाएंगे कि चूंकि यहाँ पर है इसलिए वहाँ भी रहने दिया जाए। मामला बहुत साफ है कि इसे आप हिंदू मुस्लिम का एक तो मत बनाइए। दूसरी बात है ये राज्य एक मिनट बस अपनी खत्म। दूसरी बात, ये राज्य सरकार पर इस पर तोहमत मत ठोकिए। ये रेलवे की संपत्ति थी, ये रेलवे ने वहां पर कोर्ट में केस लेकर के गई है साहब, और कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है सर, उस बारे में मैंने पहले भी ये पॉइंट उठाया था। अब आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, सुनिए। पहले सुजाता पॉल और उसके बाद हाजिर खान। पहले सुजाता पॉल। लेकिन सुजाता जी जब बोलिएगा तो 10 मस्जिद, 4 मंदिर, 11 अस्पताल। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल तर्क आपको बता रही हूँ कि कोर्ट में कौन सा मैटर नहीं किया, क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम ये जरूर करा जाएगा क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है ये, लेकिन मैं उस पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि सच्चाई ये है कि अगर आप उसमें देखेंगे तो जो कोर्ट में प्रेजेंट किया गया मैटर, उसमें एक फैक्ट नहीं आया सामने जो सरकार को करना चाहिए था। और वो फैक्ट है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पक्के मकान, जिसकी रजिस्ट्री और खसरा खतौनी है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कोर्ट को। तो संगीत रागी जी बता दीजिए कि क्या ये जरूरी नहीं था? संगीत रागी जी ये भी बता दीजिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं जरूरी है मैडम। आप हमसे पूछ रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी के घर पे जाकर के मैं अपना कब्जा करके बना लूं तो वहां पर वो बेशक हम गलत तरीके से यदि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको ऐसे आपको नजारे पश्चिम बंगाल के अंदर मिल जाएंगे।
ऐसे नज़ारे आपको पुरुलिया के अंदर मिल जाएंगे, ऐसे नज़ारे आपको बिहार के अंदर और आसाम के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें 50 साल से लोग अवैध तरीके से रह करके पक्के मकान बना चुके हैं, उनका रजिस्ट्री भी हो चुका है, लेकिन वो गलत है, वो अतिक्रमण का मामला है। आपको जानकारी नहीं है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। किसी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके यदि आप वहां पर मकान बना लेते हैं तो उसे तोड़ा जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये चूंकि आपका दर्द इसलिए करा रहा है क्योंकि वो आपकी मुस्लिम परस्ती आपको कराहने के लिए मजबूर कर रही है, या आपकी मुस्लिम परस्ती आपको कराहने के लिए मजबूर कर रही है। आपने सवाल क्या किया कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए, यानी हिंदू बहुल क्षेत्र होता और तब अतिक्रमण हटाया जाता, तब आपको परेशानी नहीं थी। हिंदू के हो, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के बच्चे तो बच्चे हैं। अरे छोड़िए, आपकी पार्टी ने तो इस देश का नरक कर दिया है। चलिए ठीक है, एक कमेंट यहाँ पे हाजी खान का, एक सेकंड सर, ठीक है पार्टी ने किया है, ठीक है, ये आपका आरोप है सर। अभी पंडित नेहरू को छोड़ देते हैं, अभी पंडित नेहरू को छोड़ देते हैं, 2023 की बात कर लेते हैं। हाजी खान जल्दी से आपका काउंटर, उसके बाद कलीमुल हफीज। देखिए मैडम, ये संगीत रागी जी जो है इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट, मैंने किसी भी अभी तो इजराइल आप लेकर आए थे सर, एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज संगीत रागी जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब इजराइल की बात कौन कर रहा था? हमारे देश को जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। हाँ तो आप माफी मांगिए, फिर नागरिक आपसे गलती हुई, माफी मांगिए, गलती हुई आपसे। हमारे देश के हिंदू का हो मकान, मुसलमान का हो, किसी भी मजहब के मानने नहीं, तो इजराइल क्यों याद आया था? हम नहीं करते हिंदू मुसलमान। नहीं हाजी खान, आपको इजराइल क्यों याद आया? तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। का नागरिक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी। अरे तो ये आप भूल गए थे ना अभी कुछ मिनट पहले सर। मैंने कोई मुसलमान, आप गलत कह रही हैं। मैं गलत कह रही हूँ, अभी टेप में आपको वापस सुनवाऊं? मैंने ये कहा, मैं वापस सुनवाऊं? आपने क्या कहा था जिस पर मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी? इजराइल का जिक्र किसने किया था? हाजी खान किसने किया था इजराइल का जिक्र? हिंदुस्तान उसकी संतान है, हिंदू और मुसलमान। अब आप अलग, अब आपने एकदम से आपको समझ में आ गई आपसे गलती हो गई। वो राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र के। अब आप भूल सुधार कर रहे हैं तो सर भूल सुधार में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भूल सुधार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनाइल में मत जाइए, डिनाइल में मत जाइएगा बिल्कुल भी। कहलवा रही है आप, हमने नहीं कहा कि फलस्तीन के, हम ये कह रहे हैं वहाँ रहने वाले आपने इजराइल कहा, हिंदुस्तानियों, आपने इजराइल कहा, आपने फलस्तीन नहीं कहा था, आपने पैलेस्टाइन नहीं कहा, आपने इजराइल कहा था। फलस्तीन की तरह जिस पर मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी, फलस्तीन में लोगों के घर तोड़े जाते हैं, वैसा मत करो, ये कहा मैंने, ये कहा फलस्तीनी है वो। आप कैसी बात करती हैं? अच्छा मैं बात करती हूँ, इजराइल का जिक्र किसने किया था? इस डिबेट में कितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और करोड़ों दर्शक आपको टीवी पर देख रहे होंगे। कम से कम जो बात करते हैं सोच समझकर तो कीजिए, सोच समझकर बात किया कीजिए। कलीमुल हफीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये देन कांग्रेस की, इससे मैं एग्री करता हूं, क्योंकि ये सेम हरकत इन्होंने आसाम में भी की है, लेकिन ये जो जख्म कांग्रेस ने दिए हैं उस जख्म को जुल्म में और उसे काट पीटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के दो नारे हैं। एक तो नारा यह था कि 2022 में हम सबको पक्का मकान देंगे, दूसरा अभी हालिया नारा दिया है जहां झुग्गी वही मकान। तो आप मुझे बताइए किसके लिए नारा है? ये भारतवासियों के लिए नारा है? तो अगर भारतवासियों के लिए नारा है तो अगर मैं मान भी लेता हूं कि वो जमीन रेलवे की भी है, जबकि टेक्निकली है नहीं वो, तब भी आप अपने भारतवासियों को इतने निर्दयी कैसे हो गए, कठोर कैसे हो गए आप, जालिम हो गए आप। और ये सच बात है कि इजराइल जिस तरह से जुल्म करता है, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुझसे करिएगा तथ्यों पर बात, जुल्म कर रही है। मुझसे बात करनी है तो तथ्य पर करिएगा। ये बताइए मुझे, टेक्निकली और नॉन टेक्निकली ये कौन डिसाइड करता है इस देश में? अदिति त्यागी और कलीमुल हफीज डिबेट में डिसाइड करते हैं, या जहां मतभेद हो या डिस्प्यूट हो, विवाद हो, तो कौन डिसाइड करता है सर? देखिए, राज्य सरकार उसमें पार्टी नहीं बनी, राज्य सरकार ने एक याचिका लगवाई और राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। अगर राज्य सरकार पार्टी बनती तो दूध का दूध पानी का पानी होता वहां, जिस तरीके से 2016 में हुआ था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं टेक्निकल उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो मान के आधार पर जा रहा हूं। हम एक भारतवासी है, भारतवासियों के लिए डिबेट को हैंडल करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा इसे। आप लोग सियासत करने से पहले ये समझा कीजिए कि सियासत का आधार जिस बात को आप बना रहे हो किस पर बना रहे हैं, सियासत किस पर खड़ी कर रहे हैं कलीमुल हफीज, ये तो सोचना पड़ेगा ना। आदित्य जी मुझे आप ये बताइए, नहीं मुझे ये आदित्य जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। जब मोदी जी ने 1739 कॉलोनियां दिल्ली में रेगुलाइज की
तो वो रेगुलराइज, जाहिर बात है वो जख्म भी कांग्रेस का ही था। शीला दीक्षित 3 मरतबा से लटकाई हुई थी, आखिरकार उसका बिल पास करा नरेंद्र मोदी ने। अजय आलोक जी, जो पॉइंट थोड़ी देर पहले मैंने उठाया था कि जब इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज किया जाता है, ऑथोराइज किया जाता है, तो यहां पर जो पार्टियां इस मसले को उठा रही हैं, इस मामले को उठा रही हैं, वो यही कह रही हैं इसे लीगलाइज या ऑथोराइज क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, ये मामला कोई आज से नहीं चल रहा है। सबसे पहली बात समझ जाइए कि दिल्ली की जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज की आप बात कर रहे हैं, उसमें से 90% केसेस कोर्ट में नहीं है। ये वाला मुद्दा जो है, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी में, ये कोर्ट में आज से ये लंबित नहीं है, बहुत दिनों से लंबित है। कोई 2016 में टेक्निकल स्टे नहीं मिला था। ये जो बार बार बोल रहे हैं कि टेक्निकली वो जमीन उनकी नहीं है, तो टेक्निकली डबल बेंच ने फैसला दिया था कि टेक्निकली जमीन रेलवे की। कोर्ट से भी ऊपर है। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने जो यहाँ के एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, फायदा नहीं है। आलोक जी, सूर्य प्रताप सिंह जी ने, एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए ना, एक सेकंड अरे भैया आप जाके पता करिएगा ना वहाँ पर। नहीं, एक सेकंड, कलीमुल हफीज सुनिए, अरे एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उन्हें गलत बोलने दीजिए, आप सही बोल लीजिए। गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत आप बोल रहे हैं। बोलने दीजिए, आप सही बोल लीजिएगा, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी, लेकिन गलत आप बोल रहे हैं। एक सेंटेंस में एक दूसरे को इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। सर, मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी अब, सारे पैनलिस्ट को बोल रही हूं। सुनिए तो सही, एक मिनट। अजय आलोक जी, अदिति जी, मुझे ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर और जम्मू में वहां के रसूखदार नेताओं से लगभग 125 एकड़ जमीन खाली करवाई गई, क्योंकि उन्होंने सरकार से इलीगल तरीके से लीज पे लिया था, जिसको लीगल नहीं पाया गया, और उनके बने हुए बंगले ढा दिए गए। तो क्या ये गलत था? जिसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, 1-2 हिंदू नेता भी जो कांग्रेस और एनसी से अटैच थे, इन सब के 117। तो क्या ये गलत था? क्या सरकारी जमीन, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये वाले नारे से देश चलेगा? तो फिर चलते हैं चीन में मर्ज हो जाते हैं। क्यों कलीमुल जी? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। बेघर कर देंगे, ऐसे देश चलाएंगे, अलग राष्ट्र आप रहने का जरूरत क्या है? देश, एक मिनट, डबल बेंच हाई कोर्ट का अपमान मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट को देखने दीजिए। अब बीच में ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देने की जरूरत नहीं है। 4 मंदिर टूटे वहां पे, अब मैं जवाब देता हूं, टूटे हैं तो ये नहीं दिखता। जवाब देता हूं, कोर्ट पे तुरंत प्रश्न उठाने आप लोग। मैं जवाब देता हूं आपको, कोर्ट जवाब सुनिए कि दिल्ली में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके आप लोग को बंद कर देना चाहिए दिल्ली में। अब आप सुनिए ना, आपने बोल लिए ना, अब आदित्य जी ने चुपाइए, फिर मैं जवाब देता हूं। वो चुप है, आप बोलिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए, दिल्ली में जमुना के किनारे किनारे जितनी बस्तियां हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी और दिल्ली हाई कोर्ट, दोनों का डिसीजन था कि वहां की कॉलोनी तोड़ी जाएंगी। उसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया और सारी अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया, क्योंकि सरकार में पॉलिटिकल विल थी। लेकिन कांग्रेस 3 मरतबा से लटकाती रही। लास्ट में जाके नरेंद्र मोदी जी ने विधेयक पास करा के 1739 कॉलोनियों के रेगुलाइज करने का रास्ता साफ किया। अभी भी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन कम से कम अपने भारतवासियों के लिए आपने एक मानवता, एक जो सरकार का जो धर्म है वो तो निभाया। आप ये कौन सा धर्म निभा रहे हैं कि 50,000 से 70,000 लोगों को बेघर करने के लिए तैयार बैठे हुए, और इनके प्रवक्ताओं को शर्म नहीं आती टीवी में बैठ के उनको बेघर होने को जस्टिफाई कर रहे हैं? अजय आलोक जी, शर्म और बेशर्मी की बात नहीं है सर, एक सेकेंड, आप अपनी बात रख रहे हैं, वो भी कल आपको ये कह सकते हैं कि आप एक कोर्ट के डिसीजन पर हिंदू मुसलमान करें, जो कि उन्होंने कहा भी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी कहा। तो ये शर्म और बेशर्मी का सर्टिफिकेट मत बांटा कीजिए सर डिबेट में। किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और इस डिबेट में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूं। नहीं सुनिए, डिबेट सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। अब जवाब लीजिए, अब सरकार से जवाब लीजिए। अब वीरेंद्र बिष्ट जी, इन्होंने कहा सरकार ने अपना धर्म नहीं निभाया, जो फर्ज था वो अदा नहीं किया, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। आपका जवाब? देखिए, कलीमुल जी की जो भाषा है, जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको शोभा नहीं देती। कम से कम डिबेट में इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहां तक सरकार का धर्म है, सरकार अपना धर्म जानती है और सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके सहयोग से आगे बढ़ रही है। जहां सर, मैंने यही कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप बहुत असभ्य बोल रहे हैं, बहुत सभ्य बोल रहे हैं। आपको मुबारक हो, जो कुछ आप बोल रहे हैं, आपको करें सर। मुद्दे पर जो सरकार को लेकर सवाल है उस पर आप मैं ये कहना चाहता हूं, कोई मेरी संसदीय भाषा नहीं है। देखिए, जो हल्द्वानी में ये भूमि है, ये राजस्व अभिलेखों में भारत सरकार रेलवे विभाग के नाम से दर्ज है।
ये उत्तराखंड सरकार की भूमि नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इस भूमि पर जो भी लोग अवैध रूप से काबिज हुए और रह रहे हैं या उनको जो सुविधा देने का काम किया, वो समय समय पर जब वहाँ नगर पालिका में, नगर पंचायत में, नगर निगम में कांग्रेस पार्टी आई और वहाँ के विधायक और मंत्री और लीडर ऑपोजिशन जब कांग्रेस की सरकारों में आए तो उन्होंने उनको शेल्टर देने का काम किया। मैं तो आज कांग्रेस के नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि आज आप घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, कम से कम अपनी सरकारों में उनको विस्थापित करने का, उनको बसाने का आपने प्राविधान किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हमारी स्थिति क्या है, आज सरकार को, आज केंद्र सरकार, आज जो है हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने में वो कह रहे हैं जमीन उनकी नहीं है, तो ये शर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? व्यवस्था सुनिश्चित करे। हमारी भूमिका इतनी है कि हम हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए खड़े हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। सुजाता जी मैम प्लीज, आपको आपकी बात रखने और उस बात को जनता सुने और समझे भी कि आप क्या कहना चाह रही हैं, इसलिए बुलाया मैम। उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपको सवाल पूछने का कि आपको एक दूसरे को इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने सबको टाइम दिया है, कोई एक पैनलिस्ट ऐसा नहीं जिसे मैंने टाइम ना दिया हो। तो प्लीज वेट कीजिए ना, पहले भी मैंने आपको टाइम दिया, आप इंटरप्ट करेंगी ना, उनकी बात जाएगी ना आपकी बात जाएगी। तो डिबेट हम आप अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, जनता को कोई मुद्दा समझाने के लिए, उसमें व्यू पॉइंट बताने के लिए कर रहे हैं ना मैम। इंतजार कीजिए, पहले इनकी बात। वीरेंद्र जी आप 3 पॉइंट में बता दीजिए जो आपके ओपोनेंट सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। उनका सवाल बस इतना है कि सरकार ने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया, जो रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए था सरकार को वो सरकार ने क्यों नहीं किया। सर 30 सेकेंड है सर। वर्तमान में सरकार अपना धर्म निभा रही है और हम बिल्कुल जो सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, वो जो भूमि है जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है वो रेलवे विभाग भारत सरकार के नाम से दर्ज है, तो उस पर अवैध निर्माण करके हम भवन बनाकर लोगों को आवंटित नहीं कर सकते। जैसा अभी यहाँ पर आए हुए जो है, जो डिबेट में भाग ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको वहाँ मकान बनाने चाहिए, दिल्ली में बन चुके हैं। जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, अवैध बस्तियां बनी हैं, ये सब कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के लोगों ने बनाने का काम किया। जहां पर कोई इस तरीके का विवाद नहीं है, वहां पर भारत सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये निर्णय लिया है कि वहां जो है मकान बनाए जाएंगे। अब आप काउंटर ले लीजिए सुजाता जी का। अदिति जी मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 2016 में भी कांग्रेस की सरकार जिसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, जब एक अध्यादेश लाई थी उन स्लम्स को रेगुलराइज करने के लिए जिन स्लम्स में आपके आज विधायक बैठे हुए हैं, तब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? तब तो आप कह रहे थे सब बढ़िया है, सब चंगा थी, और आज कांग्रेस के ऊपर दोष दे रहे हैं। भूल गए आप कि ये देश जो है कल्याणकारी राज्य है। नहीं, ये अवैध कॉलोनी नहीं है ना, ये राज्य सरकार की भूमि नहीं है। मैडम पॉल मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ, ये राज्य सरकार की भूमि नहीं है, ये केंद्र सरकार की भूमि है। तो राज्य सरकार की बस्ती होगी, अवैध बस्ती। एक सेकंड सुजाता जी, उनका जो पॉइंट है, लोगों को निकाल रहे इस तरह से। मैम उनका पॉइंट ये है कि राज्य सरकार की भूमि ही नहीं है, वो रेलवेज की जमीन है, वो ये कह रहे हैं। उनका पॉइंट तो सुनिए, उस पर आप जवाब दीजिए ना। जमीन है, देखिए सुनिए अदिति जी, मैं पहले भी ये तथ्य रख चुकी हूँ कि पहले रेलवे से 29 एकड़ बताया था और सडनली अब 78 एकड़ बता रही है। कई जमीन ऐसे हैं जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जो खसरा खतौनी हो चुकी है, उनका पक्ष तो आया ही नहीं है हाई कोर्ट में। ये बोलते हैं वीरेंद्र बिष्ट जी की मैं झूठ बोल रही हूँ, ये सच्चाई है यहाँ की कि सरकार ने उन लोगों का पक्ष ही नहीं रखा। और जो लोग आज सड़कों पे आ गए हैं, हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, तो क्या उन्हें रहने का अधिकार नहीं है? क्या वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने करी नहीं, लेकिन मैम एक सेकंड, मैम कल्याणकारी राज्य है, सुनिए मैम, लेकिन कानून तो अपने हिसाब से चलेगा मैम, विषय को क्यों नहीं सुलझाने का कानून अपना काम करेगा। सरकार ने, और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वक्त रहते सुलझा लेना चाहिए था ये मामला। अदिति जी मैम, इस सरकार
सरकार के सामने हर मैटर जो है हाई कोर्ट में जाता है। ये किसी चीज में फैसला नहीं ले पाती, हाई कोर्ट में ये पक्ष ठीक से नहीं रख पाती। और अभी इनसे पूछिए ना कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मुद्दा है वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि इन्होंने पक्ष ठीक से नहीं रखा और वहां से रिलीफ मिला। ठीक है, आप कह रही है सरकार पक्ष ठीक से नहीं रखती। ठीक है, अब आप काउंटर ले लीजिए, 2 काउंटर है। आप डॉक्टर अजीज खान, पहले आपका कमेंट, उसके बाद संगीत रागी जी आपका जवाब। उस केस को देखिए भाई, 1 मिनट मुझे बात रख लेने दे, बात हुई नहीं है। 2-3 बातें हैं, हम 2-3 सवाल ये करना चाहते हैं। साहब वीरेंद्र बिष्ट जी बैठे हैं कि जनता द्वारा जनता का राज चलेगा या सत्ता द्वारा जनता पर राज चलेगा। पहला सवाल मेरा ये है, क्या आप जनता पर सत्ता के द्वारा राज चलाएंगे? ये हम जानना चाहते हैं कि जनता के द्वारा जनता पर राज चलेगा। एक सवाल। आपने कहा साहब वो सरकारी जमीन है, रेलवे की जमीन है, आपने वहां प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया है, क्यों? सरकारी जमीन पे आपने क्यों बना दिया? जनता को गुमराह करने के लिए। आपने सरकारी हॉस्पिटल्स बनाए हैं, क्यों बनाए? जनता को गुमराह करने के लिए। सरकारी आपने स्कूल बनाए हैं, क्यों बनाए आपने? आप अतिक्रमण करके आपने क्यों बनाया? हम जानना चाहते हैं। आप टैक्स ले रहे, हाउस टैक्स क्यों लिया आपने? आपको कैसे पता? हाउस टैक्स अगर आप ले रहे, सुनिए 1 मिनट प्लीज। ये सारे कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस की सरकारों में स्थापित हुए हैं। प्लीज हमें 1 मिनट नहीं सर, जनता के नाम पर भीड़ तंत्र की बात भी नहीं करेंगे ना सर। मैं कहीं लीगल कब्जा नहीं करूंगी ना, कहीं लीगल कब्जे को जस्टिफाई नहीं करूंगी ना सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी, यहाँ पर एक हाईकोर्ट का फैसला है सर, हाईकोर्ट का फैसला है जिस आधार पर हम अपनी बात कर रहे हैं सर। हम हाईकोर्ट पे आ रहे हैं। इतना ट्रिवियलाइज मत कीजिएगा, ट्रिवियलाइज मत कीजिएगा। हमारे साथ हरीश रावत हैं, उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम हैं। हरीश रावत जी, हल्द्वानी में ये जो पूरा विवाद है इसमें हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्यों सर? ये मानवता का सवाल है। यहाँ 50-60 साल से बसे हुए लोग हैं, हल्द्वानी का हिस्सा हैं, वो हमारे उत्तराखंड का हिस्सा हैं वो लोग। हम उनको केवल इस ठंड में मरने के लिए यूं ही छोड़ देंगे? बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, ना बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं। इंसानियत हमसे कहती है कि हम लोग उनको उनकी हिफाजत करें, उनके लिए कुछ रास्ता निकालें। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हस्तक्षेप करिए और कोर्ट से न्याय मिल जाए, ठीक है। नहीं तो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि मुख्यमंत्री अपने नागरिकों को की रक्षा करे, उनके जी। हरीश जी, हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे ये जो मौजूदा हालात हैं ये तो आप ही की पार्टी ने क्रिएट किए हैं। देखिए, हाँ, उस समय क्रिएट किए जिस समय वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये लोग कालतर में 60-70 साल से बसे हैं। जो इनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो गई थी, उन प्रॉपर्टी तक के लोग यहाँ पे हैं। सभी सरकारों ने, किसी ने वहां स्कूल बनाया, किसी ने पानी दिया, किसी ने सड़क बनाई होगी, किसी ने कॉलेज बनाया होगा। सब कुछ वहां कौन सी चीज है जो नहीं है? और क्या ये सब सरकारों ने वहां जो काम करवाए सब अवैध काम करवाए? तो इसलिए उस कॉलोनी को, उस एरिया को अवैध मानना गलत है। कुछ इन्क्रोचमेंट हो सकते हैं, उन इन्क्रोचमेंट का रास्ता निकाला जा सकता है और उसके लिए 52,000 लोगों को सड़क में डाल दो। हरीश जी, एक और बात जो यहाँ पर वीरेंद्र जी ने कही वो ये कही कि ये तो रेलवे की जमीन है। भाई रेलवे की जमीन कहाँ है? सब रेलवे के वो लगे हुए पिलर लगे हुए हैं और इसीलिए, हेलो जी, आवाज आ रही है मुझे, आप बात रखें अपनी। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने 2016 में इन मलिन बस्तियों के रेगुलराइजेशन के लिए जो कानून बनाया था विधानसभा में, जो नियम बनाए थे, उसके तहत इन कॉलोनीज को भी रेगुलराइज करने का मामला था। ये सब चयनित है उसके अंदर जो है। ये अब एक प्रकार से रेलवे की जमीन नहीं है, इस रेलवे की जमीन है ही नहीं। राज्य सरकार ने उनको रेगुलराइज करने का फैसला लिया। आप जवाब लीजिए वीरेंद्र जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। 2016 में कांग्रेस की सरकार, वीरेंद्र जी ये कह रहे रेलवे की तो जमीन ही नहीं है। जी वीरेंद्र जी का जवाब सुन लीजिए। माननीय हरीश रावत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से माननीय हरीश रावत जी जानते हैं कि ये अभिलेखों में रेलवे विभाग के नाम से ये जमीन दर्ज है।
दूसरा मेरा ये कहना है कि जब पिछली बार आपकी सरकार ने निर्णय लिया था कि जो मलिन बस्तियां हैं उनको रेगुलराइज करने का निर्णय लिया था, तो रेलवे की भूमि पे कोई ये मलिन बस्ती थी नहीं। दूसरा जो आपने निर्णय लिया तो क्यों नहीं इसको रेगुलराइज किया आपने उस समय? क्यों नहीं इसको लटका के रखा आपने? क्यों इसको लटका के रखा? देखिए, क्यों नहीं इसकी हमने नियम बना करके चयनित करके सारी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, लेकिन तब तक हमारी सरकार चली गई। हमारे बाद दूसरी सरकारें आई तो एक सरकार का नियम बनाया हुआ क्या दूसरी सरकार नहीं मानती है? ऐसा हो तो फिर हिंदुस्तान के अंदर सरकार बदलाव के साथ साथ काम भी सब बदल जाएंगे। ये हमारी सरकार के समय का निर्णय था 2016 का, उसका पालन होना चाहिए था। और आपने उनको केवल इसलिए बट्टे खाते में डाल दिया क्योंकि उन एरिया से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलते थे। आपने कह दिया हमारा एरिया ही नहीं है, जबकि और राज्य सरकार, वो भी तो राज्य सरकार थी 2016 की, वैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार थी जिसने इन बस्तियों को। नहीं, देखिए, हमने कोई बट्टे खाते में नहीं डाला। मेरा तो इतना कहना है कि अगर कांग्रेस ने समय रहते हुए ये मामला सुलझा लिया होता, और ये माननीय न्यायालय में बहुत पहले से, बहुत सालों से मामला चल रहा है, अगर न्यायालय में अगर आपने इसकी पैरवी, आपकी सरकारों ने इसकी पैरवी की होती, वहां से कद्दावर नेता रहे, इंदिरा हृदय जी रही, वहां स्वर्गवास हो गई है, आप भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, दूसरे लोग भी वहां से राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो कभी भी गंभीरता से आप लोगों ने इसका फैसला नहीं किया। सिर्फ वोट की तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों ने करी, जिसका खामियाजा आज ये लोग भुगत रहे हैं। हमको कितना ही आप गाली दे दीजिए, कोई बात नहीं हजूर आला, आज आप सरकार हैं, आप इनको नियमितीकृत कर दीजिए। आप कुछ हस्तक्षेप करके इन लोगों के घरों को टूटने से बचा दीजिए, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। संगीत रागी जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, इनका जवाब ले लीजिए। ये काम मुख्यमंत्री जी को करना है। हरीश जी, हम लोग अच्छे ही होते तो हमको लोग दंडित क्यों करते? आदरणीय हरीश जी, आप तो अच्छे बनिए। आदरणीय हरीश, आप तो अच्छे बनिए। आदरणीय हरीश जी, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, जिसको उसका अधिकार नहीं है, उसकी आप रजिस्ट्री कर दें, वहां पर अस्पताल बना दें या कुछ भी बना दें। जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, दायरे में नहीं आता है, रेलवे की जमीन पर नियमित करने और अनियमित करने का अधिकार आपको नहीं है। वो रेलवे तय करती है सर, वो आप तय नहीं करते, वो राज्य सरकार तय नहीं करती। मैं अपनी बात कर देता हूँ, दूसरी बात आप सुन ले, मेरी बात खत्म कर दे, मैं छोटा हूं आपसे। दूसरी बात, आपने कहा कि उस क्षेत्र से हमें वोट मिलता था इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, तो यह भी तो कोई आरोप लगा सकता है ना कि आप जानबूझ करके अतिक्रमण करवाने को, आपने जानबूझ करके अतिक्रमण होने दिया। और आपने अतिक्रमण इसलिए होने दिया क्योंकि वो मुस्लिम बहुल एरिया बने जहां से आपको एक वोट बैंक मिलता है। यानी कि कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण होने दिया, और अब आप कहते हैं कि वहां पर सरकार को उसे नियमित। ठीक है, जवाब लीजिए हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी ये कह रहे हैं आपने तुष्टीकरण की राजनीति की। बिल्कुल गलत है। भाजपा के लोग एक तुष्टीकरण सवाल के अलावा कुछ जानते भी हैं और इनकी कुछ नॉलेज भी है, समझ भी है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, हमारी सरकार ने रेलवे की भूमि को रेगुलराइज नहीं किया। नेहरू जी को जो राज्य सरकार, और कुछ दिखता ही नहीं है। आप जरा सा सुन लीजिए पहले। चलिए, हरीश रावत जी के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। जल्दी से डॉक्टर अजीज खान आप बात पूरी कर ले, उसके बाद सुजाता पॉल, जल्दी प्लीज। शुक्रिया, बस जल्दी बात करेंगे। 2-3 बातें करना चाह रहा हूं कि एक तो अभी बात में कर रहा था कि इन्होंने वोटर आईडी भी बनाया है। वोटर आईडी क्यों बना दिया गया, यह भी मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, इन सारे मुद्दों को अगर हटा दो, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलती की, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, अतिक्रमण कराया। अरे साहब, आप घर उजाड़ देंगे, बसे बसाए घर को उजाड़ देंगे जो सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। साहब संगीत रागी जी कह रहे हैं साहब वो रेलवे की जमीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं घर मत उजाड़िए, जितने कांग्रेसी हैं और वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर घर बना दीजिए। एक सेकंड प्लीज,
एक मिनट मुझे बात करने दे। संगीत जी आप विद्वान व्यक्ति हैं। सुजाता जी, अभी हरीश रावत जी थे करीब 10 मिनट में, आपकी पार्टी का ही पक्ष रख रहे थे मैम, सो प्लीज वेट। प्लीज मुझे हर पैनलिस्ट को उसका व्यू पॉइंट रखने के लिए बुलाया उनका। अरे भाई प्लीज मुझे सुनने दे। हाँ, हम ये कह रहे हैं, अरे जी धन्यवाद। आप कह रहे रेलवे की जमीन है, सरकारें होती किसके लिए है? जनता के लिए होती है ना। रेलवे की जमीन है और आज वहां पे लोग बसे हैं, उनको उजाड़ देंगे आप? यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है और उसका अधिकार है। एक सेकंड, अजय आलोक से लूंगी मैं इस पर जवाब। उसका अधिकार है, आपका अधिकार है उसका। और आप रेलवे की जमीन कह करके क्या उसको घर से बेदखल कर देंगे आप? अरे भैया, इंसानियत ही कहता है। और अजय आलोक से जवाब लीजिए। सही तरीके से रखते और सुनिए, एक और बात सुनिए मेरी ध्यान से सर, सुनिए, कानून से चलाए देश को, कैसे चलाया जाए, ये इस सवाल का जवाब मुझे जरूर दे दीजिए अजय आलोक का जवाब लेने से पहले। अभी आप जनता कर रहे थे ना सर? जी अरे सुनिए ना, नहीं सुनिए मेरी बात ध्यान से। जनता का मतलब ये नहीं होता सर कि जनता कहीं भी रोड ब्लॉक कर देगी। जनता का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बीच सड़क पर अतिक्रमण कर लेंगे। जनता का मतलब ये भी नहीं है कि वो जाके किसी की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण कर लेगी या कब्जा कर लेगी। सर सब कुछ जनता के नाम पर जस्टिफाई मत कीजिए सर, कुछ तो कानून चलने दीजिए इस देश में। सुन लीजिए, अरे सुनिए मुझे 10 सेकंड दे दें। हाँ 10 सेकंड, योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ। अदिति जी, जनता बहुत कुछ होती है, जनता बहुत। अब अदिति जी, अजय जी जरा इनको 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। देखिए जनता, अरे सुनिए, जनता की ताकत को मेरे ख्याल से माननीय मोदी जी भी समझते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम कह रहे ठीक है, आप कह रहे हैं अतिक्रमण है, गवर्नमेंट स्कूल क्यों बनाए गए? अतिक्रमण पे बनाए गए। आपने हॉस्पिटल्स क्यों बनाए सरकारी? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं वो गलत था तो आगे भी गलत होने दिया जाए, आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। भाई अगर गलती हुई है वहां पर तो उस गलती को जारी रखा जाए, कोई बात नहीं। अब आप अजय आलोक से जवाब दे दीजिए। अजय आलोक की आवाज दीजिए मुझे। संगीत रागी जी, मैं बाद में आपको मंच दूंगी सर, मैं उनका 2 ही कमेंट ले पाई हूँ, प्लीज सर। अजय आलोक, एक लाइनर बोलना था, ज्यादा नहीं बोलना था। चलिए संगीत रागी जी आप बोल लीजिए। देखिए अजय आलोक जी, मैं दे रही हूं फ्लोर जी 10 सेकंड। अजय जी 10 सेकंड। कांग्रेस जो इतनी हमदर्द बन रही है, शत्रु संपत्ति थी ना, शत्रु संपत्ति को कांग्रेस पार्टी ने क्यों ऑक्युपाई नहीं किया, क्यों उसका अधिग्रहण नहीं किया? उस पर तो लाखों रियायती चीजें बन सकती थी, वो नहीं इसलिए की। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा होता है और वहां पर हटाने के लिए आप बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन रेलवे की जमीन है तो उस पर यदि कब्जा हो जाए, किसी एक समुदाय का कब्जा हो जाए, तो आप उसे नहीं हटा देंगे। ठीक है सर। अजय आलोक जी, तर्क है अजय आलोक जी। देखिए अदिति जी, इन लोग एक्चुअली अजीज खान जी भी नहीं वहां गए हैं, कुछ पता नहीं है, बस बोले जा रहे हैं हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा मिल गया है। 4 मंदिर वहां टूटे हैं। बम्भूलपुरा जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर में 2 पुलिस स्टेशन आते हैं। कोर्ट का ऑर्डर तक आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 29 एकड़ जमीन जो रेलवे की है उस पर से इंक्रोचमेंट हटाने, वो भी 28 दिसंबर का ये ऑर्डर है, बाकायदा बांस बल्ली लगा के पहले से एडवांस नोटिस दे के। तो आप क्या कहना चाहते हैं, बम्भूलपुरा पूरा उजाड़ दिया? नहीं भैया, जो सिर्फ 29 एकड़ जमीन है जो रेलवे की जमीन है वहां पे खाली करने का दिया गया है। इसके अगेंस्ट में लोग का पिटीशन, उस 29 एकड़ जमीन में किसी की पिटीशन है ही नहीं। उसके अलावा कौन किसको तोड़ रहा है? जो लीगलाइज जमीन है, जो रजिस्टर्ड जमीन है, खाता खसौनी है, उसको कौन तोड़ रहा है? फालतू का आपको इशू बनाना है। 2 पुलिस स्टेशन है, खाली सिर्फ 29 एकड़ में 2 पुलिस स्टेशन हो जाते हैं। वो पूरा बम्बुलपुर एरिया का एरिया कम से कम 13-14 स्क्वायर किलोमीटर में, उसमें 29 एकड़ जमीन जो रेलवे की है उसको देना है। उसमें 4000 परिवार इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, उनको नोटिस दिया गया है। मेरी मानवीय संवेदना है उनके साथ, जनवरी का महीना है, ठंड है, उसको 1 महीने की मोहलत और दी जा सकती है। लेकिन कानून, 1 मिनट, आपके अपने पे आती है तो संविधान से देश चलेगा। आपके अपने पे आएगी तो संविधान से देश चलेगा। जो कोर्ट कहेगा हम वो मानेंगे। एक मिनट, ये बड़ी सहूलियत की संविधान है, देख लीजिए। इन लोग की बात आती है कोई भी चीज तो देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और जब बात यहां पे आ गई हिंदू मुसलमान की, तो इंसानियत कहां चली गई? ये कहां चला गया, वो कहां चला गया? एक गजब सहूलियत की राजनीति। ठीक है, सहूलियत की राजनीति की बात आप कर रहे हैं सुजाता पॉल। इंसानियत थी आप में तो राम जन्मभूमि क्यों लड़े आप 200 साल पहले ही दे देते इंसानियत के नाम पे। रेलवे अपनी जमीन। अजय आलोक जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि जो मैटर कोर्ट के सामने लाया गया है। अरे उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर देखिए मैडम, मुझे करेक्ट मत कीजिए।
मैडम उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर देखिए, मैं उसी को बोल रहा हूँ, मैं और किसी को नहीं बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, आप राज्य सरकार से अपनी राजनीति जारी रखिए। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आपको राज्य सरकार से राजनीति करनी है, आप करते रहिए ना। सुन लीजिए, हरीश रावत जी बोल रहे थे उस ऑर्डिनेंस को जब लाया गया तो इन्होंने विरोध नहीं किया। जब उसे 5 साल रह गया मुख्यमंत्री हरीश रावत, रेगुलराइज करने का लास्ट के 3 महीने में याद आया। नहीं किया गया, नहीं तो आपके कहने का 5 साल मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, रेगुलराइज करना अंतिम के 3 महीने में याद आया जब सरकार चली गई। अगर भाजपा की सरकार नहीं जो है लागू नहीं होता है, वो रेलवे भूमि पर वो जो उन्होंने अध्यादेश लाया था उसको लागू नहीं होता है मैडम। लोगों की हिफाजत करती, लोगों की सुरक्षा करने का काम सरकार का होता है आलोक जी। और वीरेंद्र बिष्ट जी केवल कांग्रेस पार्टी को दोष दे रहे, जबकि ऑर्डिनेंस के बाद जब एक्ट आया तब भी इनकी सहमति रही। 2017 में हमारी सरकार चली गई थी, तो उस वक्त वीरेंद्र बिष्ट जी ने क्यों नहीं कहा 2017 से नहीं, मेरा ये कहना है कि जो ये बिल लाया गया था इस पे रेलवे की भूमि पर ये लागू नहीं होता है। जब वो राज्य सरकार की भूमि नहीं है तो आप उसको कैसे लागू करेंगे? करने की बात करते हैं आप, क्योंकि आपके विधायक है वहां से उमेश शर्मा काऊ, आपके विधायक है गणेश जोशी, इसलिए आप वहां पे रेगुलर। हमने हर अतिक्रमण को हटाने का काम किया। जब न्यायालय ने निर्णय दिया है देहरादून को सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देहरादून की सड़कों को आज अगर चौड़ा हुई है देहरादून की सड़कें, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय ही वो अतिक्रमण हटे। कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की राजनीति हमने कभी नहीं की। मैडम पॉल, मेरा बहुत बेसिक सवाल है, सवाल पर लौटूंगी, लेकिन सवाल क्योंकि यहाँ पर उठ रहे मंशा पर कि इस अतिक्रमण को क्या सिर्फ इसलिए जस्टिफाई किया जा रहा है, सही ठहराया जा रहा है क्योंकि जिस जमीन पर कब्जा है वहां ज्यादातर एक मजहब विशेष के लोगों के घर हैं। क्या इसलिए कि बेघर होने वालों में एक मजहब के लोग ज्यादा हैं? मस्जिदों की संख्या भी आपने सुना 10 है, मंदिर 4 हैं, तो क्या मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा है? ये वजह है। हल्द्वानी में जितनी हैदराबाद और श्रीनगर के नेताओं की दिलचस्पी दिखी है, वो इतनी दिलचस्पी है क्यों? पहले असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो सुनिए जरा आप। दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज को मोदी सरकार रेगुलाइज करती है। दिल्ली में चुनाव से पहले करती है। यहां पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज वहां की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है, और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है, तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही इन लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? हमारा पहला रिक्वेस्ट ये है भारत के प्रधानमंत्री से कि इन लोगों का बेघर मत करिए। ये बरसों से वहां पर रह रहे हैं, रो रहे हैं, औरतें रोड पर बैठी हुई हैं पिछले 4 दिन से। कंटिन्यूअस हमको फोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि 4 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी, हम क्या करेंगे? हम वहां पर कहां जाकर रहेंगे? हम लोग किधर जाकर रहेंगे? अरे आप इनको इंसान के तौर पर देखिए भाई, इनकी मदद करिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इनको
तो ये तो रही हैदराबाद के नेता को हल्द्वानी में क्या राजनीति नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं श्रीनगर की नेता की। महबूबा मुफ्ती के आज आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उन्हें इसमें इजराइल और फिलिस्तीन वाला एंगल दिखाई दे रहा है। वो किसे एड्रेस कर रही है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले उनका ये बयान सुनिए आप। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो वही सेटलर्स का प्लान है किसी तरीके से, जो जम्मू के उससे पहले आपको पता है लैंड लीज का कि वो खत्म किया जाएगा, दोबारा उनको लीज नहीं दी जाएगी जो यहाँ के लोकल्स हैं, इसका ऑक्शन होगा। ये उसी का दूसरा पार्ट है कि भाई जो भी कोई लैंड या सरकारी जमीन है जिसपे वो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं उसको खाली करो, कहाँ जाएंगे वो लोग। ये सेटलर्स का प्लान है जो बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है, और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि ये यहाँ इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। ये इजराइल फिलिस्तीन ये कहाँ से आ रहे हैं? इजराइल फिलिस्तीन का भारत में क्या काम है डॉक्टर अजीज खान? ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि 10 मस्जिद हैं, 4 मंदिर हैं, 11 सरकारी बिल्डिंग हैं। क्यों हो रही है लड़ाई? देखिए, पहली बात तो ये जान लें कि इजराइल और फिलिस्तीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये इंसानियत, पहला सवाल। दूसरी बात, सरकारें गलती करती हैं, उसका खामियाजा क्या वहां की जनता भुगतेगी? दूसरा सवाल। मैं जानना चाह रहा हूं कि इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, उसमें हिंदू भी रह रहा है, उसमें मुसलमान भी रह रहा है। उनमें दोनों लोगों के नुकसान हो रहा है। खाली एक मुसलमान नहीं रह रहा है, उसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है तो मंदिर भी है, धर्मशाला भी है, सरकारी स्कूल भी है, सरकारी कॉलेज भी है। तो ऐसे हालात पे यहां हिंदू और मुसलमान की इशू नहीं है, वहां इंसानियत का इशू है। और जो लोग सैकड़ों वर्ष से रह रहे हैं, एक लंबे वक्त से रह रहे हैं, उनको आप क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? उनको आप अचानक निकाल देंगे? सरकार हमारी क्या करेगी? माननीय मोदी जी लगातार वादा कर रहे हैं कि साहब हम लोगों को मकान देंगे 2022 तक। आप तो मकान उजाड़ रहे, मकान से बेदखल कर रहे हैं लोगों को आप। तो ऐसी स्थिति में तमाम गलतियां जो भी सरकार समझाना जनता झेलेगी। टेक्निकल खामी के चलते डॉक्टर अजीज खान आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है सर। ये टेक्निकल ग्लिच है, इसे फिक्स कराते हैं सर। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, देखिए मैं फिर कह रहा हूं अदिति जी, ये लोग सारे लोग, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अजीज खान हो, चाहे कांग्रेस की प्रवक्ता हो, ये सारे मामले को कंफ्यूज कराने के लिए बैठे हुए हैं। पूरे बम्बूल पूरा कोर्ग नहीं खाली करवाया जा रहा है। 29 एकड़ जो रेलवे की जमीन है जिसपे इलीगल कब्जा है उसको खाली करवाया जा रहा है। वो रेलवे का अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है। 4000 परिवार स्थापित होंगे। मैं फिर कह रहा हूं मानवीय आधार पर राज्य सरकार या रेलवे कंसिडर करे, 1 महीना का समय और दे दे, अभी ठंड बहुत है। लेकिन ये मय्या आधार नहीं हो सकता है कि लीगल जमीन पे किसी को भी आप बसने दीजिए। ऐसे तो फिर रेलवे के जो मैंने बताया कि लगभग 4500 भूखंडों पे अतिक्रमण है जिसको खाली करवाना है तमाम देश भर में, तो वही सब छोड़ दे मानवीय आधार पे। ऐसे थोड़ी ना। असदुद्दीन ओवैसी को पता भी, उनको हल्द्वानी से फोन आने लगे 27 तारीख से कहां जाएंगे, तो ले जाए जाके हैदराबाद में बसा ले। ये तरीका होता है कोई? उनकी अपनी जमीन पे, उनके अपने फार्म हाउस पे किसी को बसने देंगे? सुजाता जी आपको काउंटर करना चाह रही है। सुजाता जी का काउंटर, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इतना कर रही है, दिल्ली में फार्म हाउस है 12 एकड़ का, बसा ले जाके वहां पे। 4365 घर है ऐसे जिनको नोटिसेस दिए गए हैं। तो उससे आप हिसाब लगाइए कि कितने घर इसकी जद में आ रहे हैं। और मैं अजय आलोक जी से जानना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। आप लोगों को भ्रमित ना करें, विस्थापित नहीं करा जा रहा, उन्हें निकाला जा रहा है। मानवीय आधार इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट है, हम कल्याणकारी राज्य है। अगर हम अपने गरीब भाई बहनों की और मानवीय आधार, मैडम मानवीय आधार, गरीब लोग हैं उनको मानवीय आधार आप अपील कर सकते हैं, राइट नहीं है आपका। आप शाहीन बाग की धमकी नहीं दे सकते उस पर। अजय आलोक जी बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में। अरे भाई, मानवीय आधार पे आप शाहीन बाग की धमकी देंगे? उनका विस्थापन कर रहे हैं, विस्थापन का क्या प्रोग्राम है? मानवीय आधार पे आप शाहीन बाग 2 की धमकी देंगे? उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों की सुरक्षा हिफाजत करे। तो क्या भाजपा की सरकार जिम्मेदारी और जवाबदेही बना रही है अपनी? क्या वो जवाबदेह है उन लोगों के प्रति जो हल्द्वानी में है? क्या हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य का हिस्सा नहीं है? जहां पे जी में आएगा वहां रेगुलराइज करेंगे, और जहां पे वो बहाना मिलेगा कि आप कहेंगे कि नहीं जी कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट में सारे पक्ष नहीं रखे गए। कई लोगों के मैम, अब मामला गया है सुप्रीम कोर्ट, गया है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, हाँ, इंतजार करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम रंग में पेंट करने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पूरी डिबेट में मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी। और दूसरा सवाल मेरा बहुत बेसिक सवाल है कि देश को आप किस आधार पे चलाएंगे? देश को कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कानूनों के आधार पर चलाएंगे या फिर किसी और आधार पर चलाएंगे? और फिर जब किसी और आधार पर चलाएंगे तो फिर उसी पैमाने को रखिए। 2 अलग केसेस में अलग अलग पैमाने लेकर मत आइए, स्केल मत लेकर आइए, सेलेक्टिव मत हुई, सुविधा की राजनीति मत करिए।
जल्दी से एक कमेंट संगीत त्यागी जी आपका, और मुझे उसके बाद ये शो क्लोज करना है। देखिए, मुझे सबको ये समझनी चाहिए कि रेलवे के लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो एक उस पर झुग्गियाँ बसी हुई हैं, उस पर उन ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं। रेलवे को ज़रूरत है आज के दिन में, और इसलिए रेलवे यदि ज़मीन खाली करा रही है तो ये उसका अधिकार बनता है। दूसरी बात, मैं बार बार ये जिक्र करके कह रहा हूँ कि आप 4000 घरों को यदि हटाने की बात करते हैं, ठीक है, अजय आलोक जी ने सही कहा, 1 महीने बाद आप उसे 1 महीने नोटिस एक्सटेंड कर दीजिए, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं बनता है कि अवैध ज़मीन पर आपने अपना महल खड़ा कर लिया या तो उसे तोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे विस्थापित नहीं किए जाएंगे। ऐसी स्थिति यदि बनी रही तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बांग्लादेशी वगैरह आकर के पहाड़ों के अंदर रिमोट एरियाज में जाकर के अपना घर बना रहे हैं, बसर रहे हैं, और कल जाकर के उस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के उसकी वो रजिस्ट्री भी करा लेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वो ज़मीन अवैध रूप से नहीं होगा, वो उनका घर अवैध नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी डिस्कशन को इसी वक्त यहाँ पर क्लोज करना होगा। मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं, इस पर कानून की बात होनी चाहिए, और इस पर सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में फैमिलीज वहां तक, अगर रेलवेज की जमीन है तो वहां पर कैसे पहुंच गई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।